हाँ जी, अपना डिस्कशन हुआ था प्रेजेंट सिंपल का, और प्रेजेंट सिंपल में कुछ कंडीशंस डिस्कस कर ली थी अपन ने। इसमें एक कंडीशन और जो कि बहुत महत्वपूर्ण और बची हुई है, उसको डिस्कस करते हैं। प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल को मैंने एक नाम दिया था, आपको थोड़ा सा अगर याद आ रहा हो, इसको कहा था मैंने प्रेजेंट इंडेफिनेट है, कहा था प्रेजेंट इंडेफिनेट कहा जा सकता है। लेकिन ये एक जगह पे आके इक्वल नहीं होता। एक ऐसी कंडीशन है जहां पे दोनों कंडीशंस बराबर नहीं हो सकती। कैसे? क्योंकि इंडेफिनेट जो शब्द है इसका मतलब होता है अनिश्चित। इंडेफिनेट शब्द का मतलब होता है अनिश्चित। जबकि आप एक सिचुएशन देखना, जैसे मैं लिखूं द पीएम और आगे लिख दिया मैंने विजिट्स राजस्थान नेक्स्ट मंथ, तो यहां पे इसका ट्रांसलेशन करोगे तब तो ऐसे मत निकालना प्रेजेंट सिंपल की तरह। आप ये मत बोलना कि प्राइम मिनिस्टर राजस्थान का विजिट करते हैं अगले महीने, ये तो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि आप इसको अगर ऐसा ट्रांसलेट करोगे कि विजिट करते हैं, तब तो ये हैबिचुअल हो जाएगा, हमेशा होने वाला काम हो जाएगा, फ्रीक्वेंट हैपनिंग एक्शन हो जाएगा, जो कि ऐसा है नहीं। ये एक्चुअल में निकट भविष्य की एक सूचना है जो कि एक कार्यालय डिसाइड करता है। तो प्राइम मिनिस्टर के जितने कार्यक्रम है वो पीएमओ डिसाइड करेगा, और चूंकि फिक्स्ड एक शेड्यूल है, तो जो भी एक फिक्स्ड शेड्यूल हो फ्यूचर का, जो निश्चित हो, फिक्स्ड को मैं डेफिनेट भी कह सकता हूं, तो फिक्स्ड शेड्यूल जो भी हो फ्यूचर का, उसके लिए प्रेजेंट सिंपल लगा सकते हैं। हमने एक तरफ कहा है कि प्रेजेंट इंडेफिनेट है, और यहां मैं कह रहा हूं कि ये डेफिनेट है, तो यहां आकर ये नाम सार्थक नहीं होता। ठीक है ना? वैसे तो इंडेफिनेट नाम लेते हैं, तो इंडेफिनेट का मतलब तो ये हुआ ना कि अनिश्चित होना चाहिए। लेकिन एक सिचुएशन ऐसी है जहां पे हम डेफिनेट चीजों की चर्चा करते हैं कि जो डेफिनेट हैपनिंग्स हैं, फिक्स्ड शेड्यूल है, उसके लिए भी आप प्रेजेंट सिंपल लगा सकते हैं। तो अगर इसको कैसे आप परिभाषा में लिख सकते हैं कि ऑफिशियल फिक्स्ड प्रोग्राम कोई भी हो, अगर ऑफिशियल फिक्स्ड प्रोग्राम आपको दिया हुआ है तो उसके लिए आप कौन सा यूज करोगे? टेंस, प्रेजेंट सिंपल यूज करोगे। मैंने आपसे यह भी कहा था कि टेंस की संख्या केवल 2 ही होते हैं। रियल टेंस होता है वो प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट पास्ट सिंपल ही होता है, और कोई से रियल टेंस नहीं होता है। तो ये तो टेंस ही है। तो ऑफिशियल फिक्स्ड प्रोग्राम के लिए भी प्रेजेंट सिंपल का प्रयोग किया जा सकता है। नोट कर लीजिए इस बात को, लिखो ऑफिशियल फिक्स्ड प्रोग्राम। ऑफिशियल फिक्स्ड प्रोग्राम दर्शाने के लिए या बताने के लिए, ऑफिशियल फिक्स्ड प्रोग्राम दर्शाने के लिए या बताने के लिए प्रेजेंट सिंपल का प्रयोग किया जाता है। ऑफिशियल फिक्स्ड प्रोग्राम दर्शाने के लिए प्रेजेंट सिंपल का प्रयोग किया जाता है। ऑफिशियल फिक्स्ड प्रोग्राम बताने के लिए प्रेजेंट सिंपल का प्रयोग किया जाता है। ये आप एग्जाम्पल नोट कर लो। द पीएम विजिट्स राजस्थान नेक्स्ट मंथ, ये आपका V1 और V1 के साथ एस जोड़ रखा है, तो प्रेजेंट सिंपल है। द पीएम विजिट्स राजस्थान नेक्स्ट मंथ, तो यहां विजिट्स जो है वो V1 के साथ एस जोड़ रखा है, तो प्रेजेंट सिंपल हो गया। ठीक है, एक चीज और देखना, प्रेजेंट सिंपल की एक सिचुएशन और डिस्कस करते हैं। कुछ वर्ब्स होती हैं, जैसे मैं कहूं लुक, या फिर कह दिया जाए टेस्ट, या फिर फील, या फिर मैं कह दूं अपीयर, या फिर स्मेल। ये कुछ वर्ब्स हैं, साउंड भी हो सकता है। इन सभी का मतलब अगर आप देखोगे, एक हियर भी लिख सकते हैं। ये मैंने ऐसी वर्ब्स ली हैं जो कि सेंसेस से संबंधित हैं। सेंसेस का मतलब हमारी ज्ञानेंद्रियों से संबंधित हैं। ज्ञानेंद्रियां हमारी 5 होती हैं, एक आई,
एक नोज, एक ईयर, एक स्किन और टंग। ये 5 सेंसेस हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। इनसे संबंधित जो भी क्रियाएं होती हैं, कुल मिला के आपको ये वाली वर्ब्स तो सीधी सीधी नजर आ रही होंगी। ये आई का काम है, ये टंग का काम है, ये किसका काम है, स्किन का, ये किसका काम है, नोज का, ये किसका काम है, ईयर का। ये तो सब समझ में आ रहा है। बाकी बात रही अपीयर की और साउंड की, और एक और वर्ड जोड़ लेते हैं, सीम। ये वर्ब्स ऑफ परसेप्शन कहलाती हैं, प्रतीत होना या लगना इनका मीनिंग है। साउंड का मतलब आवाज नहीं है, साउंड का मतलब भी क्या है, प्रतीत होना या लगना। इन क्रियाओं के साथ में कई बार तो आईएनजी लगता है, और कई बार आईएनजी ना लग के क्या लगता है, प्रेजेंट सिंपल लगता है। जैसे मैं यूं लिखूं, ही इज लुकिंग हैप्पी, ये एक सेंटेंस है। इसको ट्रांसलेट करेंगे तो क्या बनेगा, वह खुश देख रहा है या खुश दिख रहा है, दिख रहा है। तो इसका मतलब लुक के 2 मतलब हो सकते हैं। लुक का मतलब दिखना भी हो सकता है और देखना भी हो सकता है। जब इसका मतलब दिखना हो तो इसका मतलब ये काम कर रहा है, ये कर रहा है क्या, काम। अगर इस सेंटेंस को पढ़ेंगे तो क्या यहां पे एक्शन का जो डूअर है, काम करने वाला करता है, ये ही है क्या, ही तो नहीं है यहां पे। अगर ही होता तो ये कहता कि वह देख रहा है, ये होता। इसका मतलब ये तो अपने आप ही दिख रहा है, ऑटोमेटिक दिख रहा है, कोई काम करने वाला नहीं है। तो जब इसका मतलब दिखना हो, या इनमें से कोई भी वो क्रिया जो अपने आप होती हो, कोई दूसरा डूअर नहीं मिलता हो, तो इसको आप स्टेटिव वर्ब के रूप में काउंट करेंगे, और इसके साथ में आप आईएनजी नहीं प्लेस कर सकते। तो फिर ये सेंटेंस क्या बना दोगे, फिर ये सेंटेंस बनेगा, ही लुक्स हैप्पी, ही लुक्स हैप्पी। ये वाला सेंटेंस सही है। बात समझ में आ गई। अगर मैं इसी सेंटेंस को यूं लिखता, अगर मैं यूं लिखता इस सेंटेंस को, ही इज लुकिंग, he is looking angrily at the unwanted visitor, ये लिख दिया जाता, he is looking angrily at the unwanted visitor। तो ये क्या कहना चाह रहा है कि एक व्यक्ति बिना बुलाए आ गया, मैंने इसको स्पेलिंग सही नहीं लिखी, अनवांटेड लिखना है इसको, अनवांटेड विजिटर। तो एक व्यक्ति जो बिना बुलाए आया था, अनचाहा कोई मेहमान था, उसकी तरफ वह गुस्से से देख रहा था। अब ये देख रहा है तो इसका मतलब ये काम कौन कर रहा है, ही कर रहा है। अब की बार इसका मतलब दिखना नहीं है, इसका मतलब क्या है, देखना। तो जब इसका मतलब देखना होगा तब तो आप आईएनजी प्लेस कर सकते हो, जब दिखना होगा तो प्लेस नहीं कर सकते। और भी जो मैं एग्जांपल्स दूंगा उन सब के अंदर भी यही सिचुएशन बनेगी। कैसे, देखो, जैसे मानो सेंटेंस है, ही इज स्मेलिंग द रोज, और एक सेंटेंस है, द रोज इज स्मेलिंग स्वीट। इन दोनों सेंटेंसेस में से कौन सा सेंटेंस रॉन्ग लग रहा है आपको, सेकंड वन रॉन्ग है ना। सेकंड वन रॉन्ग इसलिए क्योंकि स्मेल का डूअर ये तो है नहीं, तो ये तो अपने आप स्मेल आ रही है इसकी, और यहां पे ये स्मेल ले रहा है इसकी, ठीक है। तो जब डूअर पहले हो और ये काम हो रहा हो, मतलब अपने आप ना होके आप जानबूझकर कर रहे हो, तब तो क्या करोगे, आईएनजी प्लेस कर देना। लेकिन ये काम अगर अपने आप होता हो तो फिर आईएनजी नहीं लगा सकते। तो इस सेंटेंस को रेक्टिफाई कैसे करना है, द रोज, और यहां पे इज स्मेलिंग के स्थान पे क्या लगाओगे, स्मेल्स स्वीट। बात समझ में आ गई क्या। तो ये वो वर्ब्स लिखी हैं मैंने, ये वाली क्रियाएं, जिनके साथ में आईएनजी तभी लगाओ जब कोई एक्शन जानबूझकर किया जा रहा है। हियर जो है उसमें आईएनजी तब लगना है जब हियरिंग बनता है, सुनवाई बनता है, और जब ये नाउन बनता है, वरना इसके अंदर लगाना नहीं आपको आईएनजी। बाकी ये सब ध्यान रख सकते हैं आप, लिख लो इस बात को। कुछ वर्ब्स जैसे लुक, टेस्ट, कुछ वर्ब्स जैसे लुक, टेस्ट, फील, अपीयर, स्मेल, साउंड,
हियर, सीम। कुछ वर्ब्स जैसे लुक, टेस्ट, फील, अपीयर, स्मेल, साउंड, हियर, सीम के साथ जनरली आईएनजी का प्रयोग नहीं किया जाता है। के साथ जनरली आईएनजी का प्रयोग नहीं किया जाता है। के साथ जनरली आईएनजी का प्रयोग नहीं किया जाता है। लेकिन इनमें से कुछ ऐसी वर्ब्स हैं, लेकिन इनमें से कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जिन्हें यदि किसी डूअर के द्वारा, कर्ता के द्वारा, जिन्हें यदि किसी डूअर के द्वारा जानबूझकर किया जाता है, जिन्हें यदि किसी डूअर के द्वारा जानबूझकर किया जाता है तो आईएनजी का प्रयोग हो सकता है। तो आईएनजी का प्रयोग हो सकता है। बात समझ में आ गई? तो जनरली तो आईएनजी लगाना नहीं है। कब लगाना है? जब ये जानबूझकर किए जाएं, मतलब इनका डूअर इनसे पहले दे रखा हो। एग्जांपल नोट करना, देखें। तो इंडिया को जिता दिया कल है। रवि की मेहनत अंततः काम आ गई। ये कुछ ऐसे मूवमेंट्स है जहां पूरा देश एक हो जाता है, जाति धर्म सब भुलाकर। क्रिकेट मैच जब भी आए तब आप देखो, आप सब भूल जाते हैं, फिर सब भारतीय हैं। एक बात और ध्यान रखना है, अगर किसी की तरफ देखना है, एम करके देखना है, तो उसके लिए प्रेपोजिशन लुकिंग, लुक के साथ क्या लगाना है? एट। ये भी ध्यान रखना। अगर किसी को एम करके देखना है तो लुक के साथ में एट लगेगा। तो ये कुछ सिचुएशंस प्रेजेंट सिंपल की हैं भाई। बाकी जब कंडीशनल सेंटेंस पढ़ोगे तो प्रेजेंट सिंपल फर्स्ट कंडीशन सेंटेंस में काम आएगा ही। चला जाए आगे, नहीं लिखा? इसके बाद देखो भाई, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इसे आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी कह सकते हैं और साथ में एक और नाम ले सकते हैं, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। जो पिछला सेशन था उसमें मैंने डिस्कस किया था कि एस्पेक्ट दो ही होते हैं, बताया था क्या? एस्पेक्ट कितने होते हैं? दो। कौन कौन से होते हैं? एक प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट होता है और एक परफेक्टिव होता है। मतलब या तो कोई क्रिया अपूर्ण है या फिर कोई क्रिया पूर्ण है, ये दो ही कहानी हो सकती है ना? या तो कोई काम कंटिन्यूअसली जारी है या फिर हो चुका है। तो यहां पे कौन सा एस्पेक्ट कहोगे आप? यहां पे प्रोग्रेसिव है, क्योंकि काम कंटिन्यूअसली चल रहा है। अब समझना, इसके अंदर इज एम आर के साथ में आईएनजी लगाते हैं।
ये पता होना चाहिए कब इज लगेगा, कब एम लगेगा, कब आर लगेगा। बहुत सिंपल सी बात है। ही, शी, इट या किसी का नेम या फिर कोई सिंगुलर सब्जेक्ट। अगर ही, शी, इट या नेम है या फिर कोई सिंगुलर सब्जेक्ट है तब तो किसका प्रयोग करेंगे? इज का। अगर आई दे रखा है तो किसका प्रयोग करोगे? एम का। अगर यू दे रखा है, वी है, दे है या फिर कोई प्लूरल सब्जेक्ट है तो किसका प्रयोग करोगे? आर का। तो एक तो ये पता होना चाहिए आपको। फिर ये कहां लगेंगे उसकी चर्चा करेंगे, इसको तो नोट कर लो एक बार। अब देखो ऐसे कौन कौन से एडवर्बियल्स मिले, कौन कौन से शब्द मिले जिनको देखकर आपको इज, एम, आर और उसके साथ में आईएनजी ही लगाना है। तो इसमें जो आपको एडवर्बियल्स मिलेंगे उसमें एक तो दीज डेज मिल सकता है, एक आपको नाउ मिल सकता है, एक मिल सकता है इसके अंदर आपको एट दिस टाइम या एट दिस मोमेंट मिल सकता है, या फिर आप अगर इंपेरेटिव वे में मीन्स अगर किसी को अगर आदेशात्मक भाव में लुक कहें या लिसन कहें तब भी लगा सकते हो। एक्चुअल में अगर इस शब्दों को देखोगे रटने की आवश्यकता पड़ेगी नहीं आपको। पहले में कह रहा है दीज डेज, इन दिनों में क्या हो रहा है वो बताना है। नाउ, अब क्या हो रहा है वो। इस पल, इस क्षण क्या हो रहा है वो। लुक मतलब देखो, आप ये दिखाना चाहते हो फिलहाल जो हैपनिंग्स हैं उसको दिखा रहे हो तो वो कंटिन्यूअस मोशन में चलेगी। यहां पे अगर आप किसी को कह रहे हो कि सुनो तो उस समय की जो आवाजें हैं, उस समय जो आवाज आ रही है वो दिखाओगे। तो सभी में प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट है। तो इसमें मान लीजिए एग्जाम्पल लिखा मैंने, दीज डेज ही इज प्रिपेयरिंग फॉर IAS एग्जाम। ये एक सेंटेंस है। इसमें दीज डेज आ गया, दीज डेज आ गया तो इज, एम, आर लगना चाहिए। ही आ गया तो इज है प्लस ING है, इज प्रिपेयरिंग। अगर आपको लिखा जाए लिसन, अब आपको कह रहा है कि सुनो और जो आवाज आ रही है वो सुनाना चाह रहा है, लिसन ही इज लाफिंग। तो लिसन आ गया, इस कारण से इज, एम, आर लगना है। ही आ गया तो इज लग गया प्लस ING लग गया, इज लाफिंग। नोट करना एक बार। इसमें एक चीज और है, जो हम पढ़ते आए हैं कि अगर ऑलवेज होगा तो प्रेजेंट सिंपल लगेगा, लेकिन कई बार आपको सेंटेंस ऐसे भी मिल सकता है, ही इज ऑलवेज आस्किंग फॉर मनी। और इस सेंटेंस को आप गलत नहीं करेंगे, एग्जाम में सही है। क्या कहना चाह रहे हैं? वह हमेशा पैसे मांगते रहता है, ये मतलब है इसका। तो जब कोई बोलने वाले के मन में अनोयंस हो, इरिटेशन हो, मतलब खीज हो, चिढ़ हो, गुस्सा हो, अनोयंस हो, एंगर हो, इरिटेशन हो, ये सब चीजें अगर हो तो इसका मतलब आप वहां पे ऑलवेज होने पर भी, कुछ प्रेजेंट सिंपल के हिंट होने पर भी क्या लगा सकते हो? प्रेजेंट कंटिन्यूअस लगा सकते हो। तो ये इज के साथ ING लग रहा है, इसलिए लग रहा है क्योंकि वो हमेशा पैसे मांगता रहता है, तो जो बोलने वाला है वो उससे परेशान है, अनोयंस है उसकी, इरिटेशन है, एंगर है, इसलिए शो करने के लिए लगा सकते हो। लिखो आप ये बात नोट लगा के लिखिए। सामान्यतया ऑलवेज, सामान्यतया ऑलवेज का प्रयोग होने पर, सामान्यतया ऑलवेज का प्रयोग होने पर प्रेजेंट सिंपल का प्रयोग किया जाता है। सामान्यतया ऑलवेज का प्रयोग होने पर प्रेजेंट सिंपल का प्रयोग किया जाता है। लेकिन अनोयंस या एंगर शो करने के लिए, लेकिन अनोयंस या एंगर शो करने के लिए, अनोयंस का मतलब खीज है, एंगर का मतलब गुस्सा है, लेकिन अनोयंस या एंगर शो करने के लिए ऐसी स्थिति में प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रयोग भी हो सकता है। लेकिन अनोयंस या एंगर शो करने के लिए ऐसी स्थिति में प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रयोग भी हो सकता है।
क्लियर है? नोट करो, ही इज ऑलवेज आस्किंग फॉर मनी। और ये मैंने पिछले सेशन में भी बात की थी, ये तीन चीजें आपको हमेशा याद रखनी है। आस्क फॉर इक्वल्स टू कॉल फॉर इक्वल्स टू डिमांड। तो डिमांड के साथ तो प्रेपरेशन लगाना नहीं है, और कॉल फॉर और आस्क फॉर का मतलब डिमांड करना ही होता है। ये बात इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको। आस्क फॉर इक्वल्स टू कॉल फॉर इक्वल्स टू डिमांड। ठीक है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा अगर इसका प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट तो नहीं है, क्वेश्चंस थोड़े कम आते हैं इसके, लेकिन अगर आ जाए तो कैसे आएगा देखो। यूं लिखा रहे, दीज डेज माई फ्रेंड्स हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी एग्जाम। अगर आप इसको चार पार्ट्स में डिवाइड करो, ये कह दिया जाए एक है, इसको बोल दिया टू है, ये मान लिया कि थ्री है, एक अंतिम भाग हमने कर दिया नो एरर नंबर 4। कौन सा पार्ट गलत है? 2 नंबर गलत है। देखो वैसे तो मीनिंग सेम निकल रहा है, अगर आप इसको ट्रांसलेट करोगे तो मीनिंग विल बी सेम कि इन दिनों में मेरे मित्र हैं वो तैयारी कर रहे हैं एसएससी एग्जाम की। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम हैव बीन परफेक्ट कंटिन्यूअस लगाया है, और परफेक्टिव एस्पेक्ट लगाने के लिए फोर या सिंस आपको चाहिए होता है, वो आगे पता लग जाएगा। ठीक है ना? जब भी आप परफेक्टिव एस्पेक्ट लगाओगे तो उसके लिए फोर या सिंस चाहिए है, या और कुछ कंडीशंस चाहिए। इन कंडीशंस में नहीं लगेगा हैव बीन, इसलिए यहां पे आना चाहिए क्या? फ्रेंड्स के साथ में आर आना चाहिए था। नोट कर लो, हो गया ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अगला देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट। ये परफेक्टिव एस्पेक्ट आ गया आपकी बार। इसमें हैज या हैव के साथ थर्ड फॉर्म की बात करेंगे। एक तो बात मैंने ये बताई हुई कि जहां भी हेल्पिंग वर्ब का फर्स्ट लेटर एच आएगा वहां पे थर्ड फॉर्म आएगी, है ना? तो ये हैज हैव में एच दे रखा है आपको, एच का मतलब फर्स्ट थर्ड फॉर्म है, ये फर्स्ट फॉर्म, ये सेकंड फॉर्म और ये थर्ड फॉर्म। लेकिन ये एप्लीकेबल तभी है जब हेल्पिंग वर्ब की हम बात करें, किसी नाम में एच हो तो मत लगा देना। अब इसमें अगर आई दे रखा हो, वी हो, यू दे रखा है, दे दे रखा हो, या कोई प्लूरल सब्जेक्ट दे रखा हो, तब तो आपको लगाना है क्या? हैव। और अगर आपको दे रखा है ही, शी, इट, किसी का भी नाम, या फिर कोई कैसा सब्जेक्ट हो, सिंगुलर सब्जेक्ट हो, तब क्या लगा देंगे? हैज लगा देंगे। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, हैज कहां लगेगा, हैव कहां लगेगा, इसको नोट कर लो। इंपॉर्टेंट है ये वाला, इसमें से क्वेश्चंस काफी सारे आते हैं एग्जाम में। अब इसमें आपको क्या हिंट्स चाहिए? एक्चुअल में ये हिंट्स एडवर्बियल्स हैं जिनके होने पर आपको ये चीजें यूज करनी है। ऑलरेडी हो सकता है, यट हो सकता है, अनटिल नाउ हो सकता है, सो फार हो सकता है, जस्ट मिल सकता है, क्या मिल सकता है? रिसेंटली, लेटली मिल सकता है,
कुछ इंपॉर्टेंट जो आजकल एग्जाम में पूछते हैं ना, वो ये वाले पूछते हैं, दिस इज द फर्स्ट टाइम, दिस इज द सेकेंड टाइम, ऐसे करके दिस इज द थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, लास्ट टाइम, ये कुछ दे रखे हो। तो ये वाला जो है दिस इज द फर्स्ट टाइम वाला, सेकेंड टाइम वाला, लास्ट टाइम वाला, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसका विशेष ध्यान रखना, ये प्रश्न ज्यादा आते हैं एग्जाम में, नोट कर लो एक बार। कुछ सेंटेंसेस बात कर लेंगे इनकी। स्टिल, स्टिल नहीं लगाना है। अंटिल की स्पेलिंग का भी ध्यान रखना, अंटिल में TIL है, TILL नहीं है, डबल एल नहीं लगाएंगे, सिंगल एल लगाएंगे, ये विशेष बात ध्यान रखना, क्यों जल्दीबाजी में अपन ये और कर देते हैं। कर दिया था क्या, है ना, मेरे तक बात पहुंच गई था। आज वो कहाँ गई, लो आगे देखो भाई, कर लिया गया ये? देखो एक सेंटेंस हो जैसे दिस इज द फर्स्ट टाइम, दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट आई हैव डन सो। तो पहली बार ऐसा हुआ है कि जो मैंने ऐसा किया है, ये इसका ट्रांसलेशन है। और दिस इज द फर्स्ट टाइम आ गया तो हैज हैव लगेगा, आई लग गया तो हैव लग गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म एच के साथ आ गई। एक यूं हो कि ही हैज नॉट कंप्लीटेड हिज वर्क यट। तो इसका मतलब हो गया कि उसने अभी तक अपना काम कंप्लीट नहीं किया है। यट की पोजीशन याद रखना, एक तो यट नॉन असर्टिव वर्ड है, डिस्कस किया था हमने। नॉन असर्टिव मतलब सेंटेंस नेगेटिव हो तो यट लगा सकते हो, एक तो ये बात ध्यान रखनी है। दूसरा, यट की पोजीशन जनरली लास्ट में होती है, ठीक है। तो यहां पे यट दे रखा है तो हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म ही है तो हैज है, और हैज एच है तो थर्ड फॉर्म है, नोट कर लो। अब इसका एक सेंटेंस देखो आप, इसका एग्जाम पैटर्न जैसे लिखें, दिस इज द लास्ट टाइम दैट आई आस्क्ड यू फॉर हेल्प। ये 1, ये 2, ये 3। कई बार यहां पे कंफ्यूजन होगा आपको कि ये सेकंड फॉर्म लगाएं कि हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म, क्योंकि जब हम सिंपल पास्ट पढ़ेंगे वहां पर भी कुछ टाइम शब्द आएंगे। इट इज हाई टाइम आएगा, इट इज टाइम आएगा, तो यहां पर भी टाइम है। लेकिन ये वाली लाइन अलग रखना आप, दिस इज द फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, लास्ट टाइम, इनके साथ में कौन सी फॉर्म लगानी है, हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म। यहां कौन सी फॉर्म लगा दी मैंने, सेकंड फॉर्म। इसको हटाओगे और क्या करोगे, हैव आस्क्ड। बात समझ में आ गई क्या? तो यहां पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, नंबर 3। कोई दिक्कत, लिख लो। ये प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, सबसे ज्यादा प्रश्न अगर बनेंगे तो इसके बनेंगे। सबसे अधिक क्वेश्चन बनने वाला पार्ट है ये, और ना केवल प्रेजेंट की बात कर रहा हूं मैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी हो सकता है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस भी हो सकता है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, मतलब एग्जामिनर बहुत बार पूछता है। आप इसके अंदर जो वर्ब लोगे वो लोगे हैज बीन या हैव बीन के साथ
V0 लोगे और उसके साथ में क्या लोगे, ING, ये लोगे, ठीक है। जहां हैज लगाया था वहां हैज बीन आ गया, कुछ सोचने वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। जहां हैव लगाया था वहां हैव बीन आ गया। बस बात यह है कि कब इसका प्रयोग करें, तो कौन से एडवर्बियल हिंट्स मिलें जब आपको यही चीज चुननी पड़े। तो हमेशा याद रखें फॉर या सिंस के साथ में टाइम, ये वाला सबसे महत्वपूर्ण है। फॉर या सिंस प्लस टाइम आएगा तो आपको ये वाला फॉलो करना है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि ING लगे ही, कई ऐसी वर्ब्स हैं जहां पे ING नहीं लगता है, तब भी आपको क्या करना है कि यूज तो परफेक्टिव एस्पेक्ट करना है, लेकिन कंटिन्यूअस वाला प्रोसेस हटा दो, ING हटा दो, थर्ड फॉर्म लगा देना, प्रेजेंट परफेक्ट बन जाएगा। समझ में आ रही है बात? लेकिन करना ऐसा ही है। जैसे मान लो एक सेंटेंस हो, इट हैज बीन रेनिंग सिंस, इट हैज बीन रेनिंग सिंस लास्ट 2 days। ये लास्ट के साथ में 2 days है, इससे पहले सिंस क्यों लगाया है ये सब तो प्रिपरेशन में आऊंगा बता दूंगा। बाकी फिलहाल तो आप इतना देख लो कैसे आ रहा है कि फॉर या सिंस के साथ टाइम हो, ये सिंस है और ये टाइम है, क्या लगाना है आपको। इसमें कोई और हिंट है क्या, पास्ट का या फ्यूचर का कोई हिंट है क्या? कोई हिंट नहीं है, तो मान के चलो प्रेजेंट है। जैसे एक सिंपल सी बात, अगर मैं ये आपसे पूछूं कि 5 है, ये प्लस का है कि माइनस का है? प्लस का है। अब मैं लगा दूं तो प्लस का है, और मैं ये हटा के ऐसे लगा दूं तो माइनस का है। तो इसका मतलब जब कोई हिंट नहीं हो ना तब भी उसको प्रेजेंट मान लेना, और जब कोई प्रेजेंट का दे रखा हो तो प्रेजेंट मान लेना। अगर कुछ चला के ही पास्ट का दे तो फिर पास्ट की चर्चा करेंगे, वरना तो आपको प्रेजेंट ही मानना है। अब आप ये सोचो कि ये लास्ट दे रखा है तो ये पास्ट का हिंट है, ऐसा नहीं है। ये कह रहा है पिछले 2 दिनों से कोई काम स्टार्ट हुआ और अब तक चल रहा है, तो पास्ट का प्रभाव प्रेजेंट तक है, यही तो परफेक्ट कंटिन्यूअस है। परफेक्ट कंटिन्यूअस में कोई भी पास्ट के इवेंट का प्रभाव वर्तमान तक चलता है, वो परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। तो यहां पे हैज बीन रेनिंग आ गया। एक सेंटेंस ऐसे हो, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 3 years। तो फॉर के साथ टाइम आ गया, फॉर के साथ टाइम आ गया तो परफेक्टिव एस्पेक्ट लगेगा। चूंकि कोई हिंट नहीं है, ना प्रेजेंट ना पास्ट, तो प्रेजेंट मान लें। और आई के साथ में हैव बीन आ गया, टीचिंग आ गया, तो मैं 3 साल से पढ़ा रहा हूं इंग्लिश, ये मतलब हो गया इसका। एक सेंटेंस ऐसे हो, ही हैज बीन नोइंग मी फॉर 2 years। अब देखो फॉर के साथ टाइम है, लगना तो यही चाहिए, और देख के लग भी रहा है ठीक है, लेकिन आपको ये पता होगा कि नो के साथ में हम ING लगाते नहीं है, तो यहां पे ये गलत हो गया। तो ऐसी स्थिति में थोड़ा सा सोच के बढ़ना आगे। ये दोनों सेंटेंसेस तो ठीक हैं, लेकिन थर्ड सेंटेंस रॉन्ग कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि यहां पे नो के साथ में तो ING हम लगा नहीं सकते। तो फॉर के साथ टाइम है तो हैज बीन नोइंग नहीं आएगा, लेकिन अपने को एक शर्त तो पक्की हो गई कि लगाना तो परफेक्टिव एस्पेक्ट है, क्योंकि फॉर के साथ टाइम दे रखा है। परफेक्टिव लगाओगे तो ये कंटिन्यूअस हटा दो, क्या बचा? प्रेजेंट परफेक्ट बचा। प्रेजेंट परफेक्ट क्या बनेगा? हैज नोन, ये बनेगा। और ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया है, ध्यान रखना इस बात का, नोट कर लीजिए।